मित्रों, मुझे क्षमा करें, मैं हिंदी में बोलना पसंद करूंगा। इक्कीसवीं सदी के हिंदुस्तान का सपना और उस सपने को पूरा करना है तो देश को किस प्रकार का नेतृत्व चाहिए और किस प्रकार की राजनीति चाहिए। अगर हकीकतों की ओर देखें, कितने बढ़िया शब्द प्रयोग करने के बावजूद भी आज बहुतेक देश की राजनीतिक क्षेत्र के लोग युवा पीढ़ी को जवाब देने में समर्थ नहीं हैं। और आज नहीं तो कल देश के राजनेताओं ने देश की युवा पीढ़ी को जवाब देना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का युग है। हम एक कोने में अपना सोच करके देश का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। एक ग्लोबल कम्युनिटी के परिप्रेक्ष्य में हमने हमारे देश को भी ढालना होगा, ले जाना होगा। अगर अब भी हम हमारी पुरानी शैली को, पुरानी बातों को लेकर के चलेंगे और हम सोचेंगे कि हम इस स्पर्धा के युग में आगे निकल जाएंगे, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आखिरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स की ओर राजनेता और राजनीतिक दल क्यों जाते हैं? जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वे गुड डिलीवर नहीं कर पाते हैं, आम आदमी के जो एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा करने का सामर्थ्य नहीं होता है, और तब जब राजनीति में कुछ प्राप्त करना है तो वो शॉर्टकट को खोजते हैं। और शॉर्टकट के लिए, चुनाव प्राप्त करने के लिए, तत्कालीन लाभ के लिए किसी एक तबके को खुश कर दो, वोट ले लो, शासन पर बैठ जाए। और उसी ने इस वोट बैंक पॉलिटिक्स को जगह दी है। एक समय था जब वोट बैंक पॉलिटिक्स कुछ इमोशनल इश्यूज के साथ जोड़ करके जाति का होगा, संप्रदाय का होगा, रीजनल इंबैलेंस का होगा, उसके आधार पर उसको खड़ा कर दिया जाता था। लेकिन कभी किसी ने यह भी देखा है? अब आप देखिए, हमारे यहां तमिलनाडु में जब तक कामराज जी थे नेतृत्व में, कभी अलगाववाद की बू नहीं आई। लेकिन जब वहां कांग्रेस पार्टी का प्रभाव कम हो गया और अदर देन कांग्रेस पार्टी उभरने लगी, तो दिल्ली ने लगातार 356 का उपयोग करते करते उनको हमेशा उनकी सरकारों को गिरा देना, तोड़ देना एक कार्यक्रम बना दिया। और नतीजा ये हुआ कि अलगाववाद की भावना को जन्म मिला। अकाली दल पंजाब में चुन करके आता था, कभी भी उनको 5 साल राज करने नहीं दिया। 356 का उपयोग करो, अपना जनता ने आपको नकार दिया है आपने। और उसमें से ये प्रादेशिकवाद की भावनाओं को बल मिल गया। उसके बाद का तबक्का यह आया कि देश में जातिवादी समीकरण के आधार पर पॉलिटिक्स चला। कोई माई थियरी लेके चला, कोई अजगर की थियरी लेके चला, कोई खाम पॉलिटिक्स को लेकर के चला। उसमें भी जब धीरे धीरे ये स्थिति बनी कि अब भी ये चल नहीं पा रहा है, आज वोट बैंक उतनी नीची अवस्था पर पहुंची है कि जिसमें
सत्ता प्राप्ति के लिए वोट बैंक के साथ नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक करते नहीं है तब तक वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा नहीं कर पा रहे। अगर जनता में जाकर के उनके अंदर सामर्थ्य हो कि हां मेरी सरकार थी, इतनी मेरी बातें थी, मैंने ये किया है, अगर आपको लगता है कि ये सरकार इस प्रकार से काम करती है, आप उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन वो सामर्थ्य नहीं है, तब शॉर्टकट खोजे जाते हैं और उसी का नतीजा है कि देश की हालत होती है। जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, हम सबके प्रति प्रेम की बात करते हैं, क्या इस देश की नारी को जीने का, गौरवभर जीने का अधिकार है कि नहीं है? है। लेकिन जब शाहबानो का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है, जो महिला के सम्मान का सबसे बढ़िया जजमेंट है, किसी भी संप्रदाय की महिला क्यों न हो, देश की नारी है, उसके सम्मान के लिए जजमेंट आता है। लेकिन इस देश के राजनेता वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर सुप्रीम कोर्ट के कानून को, उस निर्णय को पार्लियामेंट में अपनी ताकत के भरोसे उलट देते हैं। और 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी के अंदर जीने के लिए इस देश की नारी को मजबूर कर दिया जाता है। और फिर भी शब्दों का चयन, बहुत ऊंचाई वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के पाप की परंपराएं चली जाती है। मित्रों, इस देश के होम मिनिस्टर और जो मेरी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते थे, श्रीमान इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने कहा था इस देश में 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी विदेशी मूल के लोग इस देश के अंदर रहेंगे, यहां की इकोनॉमी पर कितना प्रभाव होगा, यहां के जनजीवन पर कितना प्रभाव होगा। और आसाम के अंदर IMDT एक्ट था, अब देखिए, और इस एक्ट की भी विशेषता देखिए। एक तो हमारे यहां फॉरेनर एक्ट 1965 है, 1946 है, और दूसरा IMDT एक्ट 1983। ये एक्ट ऐसा है, विशेष करके आसाम के लिए बना। अब देखिए आसाम की हालत क्या बने। IMDT एक्ट इसलिए बना कि अगर कोई शिकायत करता है कि फलाना भाई हिंदुस्तानी नहीं है, किसी विदेशी मूल का व्यक्ति है, तो ये कानून ऐसा है कि जो शिकायत करने वाला है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि विदेशी है कि नहीं है। अब कल्पना करिए, इस कानून को निकालने के लिए कितने प्रयास हुए। लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस विषय पे बोला, एक्सेप्ट कांग्रेस। सब पॉलिटिकल पार्टियां आसाम की कहती रही कि इस कानून को हटाइए, वरना आसाम का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस IMDT कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। उसके बाद भी वोट बैंक की राजनीति के खातिर बांग्लादेशियों ने पूरे आसाम पर कब्जा करके बैठे हैं। वोट बैंक की राजनीति के खातिर आज भी आसाम में बैठी हुई सरकार IMDT कानून जो कि रिपील करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, उसमें से अब प्रिविलेज कमेटी को भेज करके फिर एक बार उसमें चुनावी राजनीति चल रही है। क्या इस देश का भाग्य इस प्रकार से तय होगा? और इसलिए मित्रों, मैं बहुत खुलकर के बताता हूं कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए, भारत के विकास के लिए, इन सारी समस्याओं में मैं लीडरों से अपेक्षा करता हूं और देश की जनता भी अपेक्षा करती है कि आप परफॉर्म कीजिए, खुलेआम कीजिए। मित्रों, मेरे यहां सत्तर कमेटी आई थी गुजरात में। वो सत्तर कमेटी मुझे मिलने आई, पूरी कमेटी के लोग थे, सत्तर साहब जी थे। उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मोदी जी, आपकी सरकार में मुसलमान के लिए क्या क्या किया है? मैंने कहा कुछ नहीं किया है। मैं आपको इतने बड़े ऑडियंस को ये बड़ी हिम्मत के साथ बताता हूं। मैंने उनसे कहा मैंने कुछ नहीं किया है। फिर मैंने कहा थोड़ा आगे भी लिखिए, मैंने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया है। मैं गुजरातियों के लिए कर रहा हूं। मेरी जिम्मेवारी 5.5 मिलियन गुजरातियों के लिए, 5.5 करोड़ गुजरातियों के लिए मेरी जिम्मेवारी है और मैं उसी काम को कर रहा हूं। मैं ये परिभाषा को स्वीकार नहीं करता। फिर भी वो पूछते चले, नहीं फिर भी तो कुछ करते होंगे। मैंने कहा मेरे यहां साबरमती में नर्मदा का पानी बह रहा है,
मुझे करोड़ों करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, तब जाकर के मेरे साबरमती में नर्मदा का पानी बह रहा है। मैंने रिवर ग्रिड का काम किया है और रिवर ग्रिड के कारण इस अहमदाबाद के नगर को शुद्ध पानी मिल रहा है। क्या मैं अब ये तलाशने लगूं कि कितने लीटर पानी कौन कम्युनिटी का पी रहा है? क्या देश को ऐसे ही चलाना है क्या? और इसलिए मैं मानता हूं मित्रों, क्यों ना हम 100 करोड़ देशवासियों की जनता का, और इस देश के अंदर शायद मैं पहला राजनेता हूं जिसने इन टर्मिनोलॉजी को खत्म करते हुए गुजरात के अंदर लगातार 5.5 करोड़ गुजरातियों की भाषा को मैंने प्रस्थापित किया है और मेरी विकास की राह को उस प्रकार से पकड़ा है। मित्रों, मेरे राज्य के अंदर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, मुझे मालूम है जब मैं वहां गया तब गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हम बहुत पीछे थे। मैंने एक अभियान चलाया। मेरे यहां कभी 60% एनरोलमेंट होता था, 49% ड्रॉप आउट था। अब कल्पना कर सकते कितनी दुर्दशा होगी ऐसे देश में, हमारे जैसे राज्य में। मैंने एक बेड़ा उठाया, इस काम में मैं लग गया। आज मेरे यहां 100% एनरोलमेंट होता है और ड्रॉप आउट में 3% ले आया हूं। मित्रों, किसका भला हो रहा है? किसका भला हो रहा है? लेकिन क्या जरूरी है वोट बैंक के लिए कि मैंने इस कम्युनिटी के लिए ये किया, यही भाषा बोली जाए? जब तक इस भाषा को हम रोकेंगे नहीं, तब तक ये राजनीतिक उल्लू सीधे करने की जो नौबत है वो बंद होने वाली नहीं है। मित्रों, मेरा राज्य के अंदर किस प्रकार से अगर लीडर को हिम्मत के साथ अगर काम करना है, मैं अर्बन डेवलपमेंट का काम कर रहा था। मेरी पार्टी में ज्यादातर वोट बेट परसेप्शन यह है कि अर्बन एरिया में है। मेरी पार्टी में ज्यादा वोट मिडिल क्लास में है, ये परसेप्शन तो है। मित्रों, मेरे सामने विषय आया तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। मैंने एक अर्बन डेवलपमेंट ईयर मना रहा था। अब जब मैंने सारा कार्यक्रम तय किया तो उसमें मुझे एंक्रोचमेंट हटाने थे। मेरी पार्टी के सभी मेरे नेताओं ने मुझ पर प्रेशर डाला कि मोदी जी, अर्बन डेवलपमेंट ईयर में ये जो एंक्रोचमेंट हटाने का आप काम उठा रहे हो, 2005 के एंड में चुनाव आ रहा है, हम चुनाव हार जाएंगे। मैंने कहा चुनाव हारे या जीते, मुझे इस राज्य का भला करना है और मैं इस प्रकार की चीजों को नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी पार्टी के लोग मेरे से नाराज हुए, मैं अपने काम पर अड़ा रहा। मित्रों, उस अर्बन डेवलपमेंट ईयर में मैंने 2 लाख एंक्रोचमेंट हटाए। 2 लाख 143 टाउन में से 2 लाख एंक्रोचमेंट हटाए। मित्रों, मेरी अपनी जिसको वोट बैंक कहते हैं उसके खिलाफ ये सारी कार्रवाई की, लेकिन जब चुनाव हुआ 90% विक्ट्री मेरी पार्टी की थी। और मैं विश्वास से कहता हूं मित्रों, वोट बैंक पॉलिटिक्स के बिना डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स से देश का भला किया जा सकता है। मित्रों, मेरे यहां बिजली, सारे देश के बिजली के कारखाने गड्ढे में पड़े हैं, करोड़ों करोड़ अरबों रुपयों की खाद में चल रहे हैं। मैं जब गुजरात में गया तब मेरे यहां 2500 करोड़ रुपीज ईयरली मेरा लॉस था, मेरे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। ट्रांसमिशन लॉस बहुत भारी था, चोरी हो रही थी। मित्रों, मैंने हिम्मत के साथ तय किया कि मुझे स्थिति बदलनी है। गुजरात इज ओनली स्टेट जहां पर मेरा इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में 2500 करोड़ के ईयरली लॉस में से 4 साल के भीतर दिस ईयर मेरा 700 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। और कोई मैंने बिजली के दाम बढ़ाए नहीं है, ऊपर से थोड़ी रियायतें दी है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए। और उसके लिए मुझे कठोरता के साथ बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ी। मेरे इस चुनाव के अंदर मुझ पे जो आरोप मेरे खिलाफ जो भाषण होते थे, उसमें एक भाषण लगातार सब नेता करते थे, वो ये करते थे, ये मोदी है जिसने बिजली चोरी के नाम पर किसानों को जेल में बंद कर दिया था। ये मुझ पे आरोप लगता था। मित्रों, मैंने 2.5 लाख रेड्स की थी, 2.5 लाख बिजली चोरी रोकी। बताइए मुझे, मैंने गुजरात और देश की भलाई का काम किया है कि नहीं किया है? अगर मैं मानता हूं मैं वोट बैंक की राजनीति करने जाता तो शायद मैं उस ऊंचाइयों पर मेरे राज्य को नहीं ले जाता। और उसका नतीजा ये है कि आज गुजरात इज ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर 18,000 विलेजेस, मेरे राज्य के 18,000 गांव हैं, 18,000 विलेजेस, 24 आवर 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी विलेज।
मित्रों, हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% करने के लिए पिछले 20 साल से अनेक मीटिंगें हुई हैं। हर प्लानिंग कमीशन उस दिशा में बात कर रहा है, लेकिन 2%, 2.5%, 3% से हम अटक जाते हैं। 2%, 2.5%, 3% अटक जाने वाले से मित्रों गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 12% हुआ। मित्रों 12%। क्या वो किसान कौन है, किस मां के कोख से पैदा हुआ है, वो देखा जाता है क्या? और मैंने एक अप्रोच लिया, किसान को पानी चाहिए, और उस पर हम लग पड़े, और आज नतीजा हुआ कि 4 साल पहले जहां मेरे यहां 9,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इनकम थी, आज 34,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इनकम है। मित्रों, हिंदुस्तान के अंदर बीटी कॉटन ग्रो करने वाले प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहा है। मेरे यहां बीटी कॉटन ग्रो करने वाला किसान विदेशों में मेरा कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है और देश कमा रहा है। मित्रों, अगर हम क्यों देश को इस प्रकार की लीडरशिप के लिए क्यों प्रेरित न किया जाए? और मुझे विश्वास है मित्रों, मैं गुजरात मेरा एक सीमित कार्यक्षेत्र है, इसलिए मैं गुजरात के उदाहरण देकर के बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इस विश्वास से कहता हूं कि देश में सच्चे अर्थ में ईमानदारी के साथ, विथ कमिटमेंट, विथ कन्विक्शन, अगर देश की सेवा करनी है तो कोई वोट बैंक की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं होती है। मित्रों, खुले आम आंख में आंख मिला करके अपने आदर्शों पर अड़े रह करके अगर जनता की भलाई के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें, देश की शक्ल सूरत बदली जा सकती है। और मैं उसी विश्वास से लगा हूं। और मित्रों, ये जितने भाषण मेरे खिलाफ हमारे प्रभु चावला ने पूरी डिक्शनरी खोल दी, जितने शब्द जहां जहां प्रयोग किए होंगे सारी आपको लिस्ट सुना दी। लेकिन यही इंडिया टुडे देश भर में सर्वे कर रहा है, और मेरा मुख्यमंत्री पद का काल टोटल 6 साल पूरे हो गए, 7वां वर्ष मेरा चल रहा है, और 6 साल में हर बार, पहली बार जब मैं नया बना तो शायद मेरा 7 या 8वां नंबर दिया था इंडिया टुडे सर्वे ने, लेकिन बाकी हमेशा या तो पहला या ज्यादा से ज्यादा बहुत दूर ले जा पाए तो 2 नंबर ले जा पाए। यानी आप जो गालियां बोल रहे हैं वो आपका इंडिया टुडे का रीडर भी मानने को तैयार नहीं है। ये हाल है आपका, ये हाल है आप लोगों का। आपका इंडिया टुडे का रीडर आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। ये स्थिति पैदा हुई है क्योंकि अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा में खप जाते हो तो सत्य कभी न कभी उभर करके आता है। मित्रों, झूठे आरोप लंबे टिकते नहीं है, टिकते नहीं मित्रों। और मैं विश्वास से कहता हूं गुजरात देश के लिए काम आने वाली प्रगति करेगा। मित्रों, हर प्रदेश के लिए काम आए इस प्रकार की प्रगति करेगा। गरीब से गरीब हिंदुस्तान का कोई इलाका होगा, उसकी भलाई का सौभाग्य गुजरात के हाथ में लिखा है। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, उसी आशा के साथ वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके विकास की राजनीति की ओर चले। यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आप अगर बात करिए, मैं जनता से बात करने वाला हूं। थोड़ा सा ये बाद में खुसफुस कर लेना आप कि खुसफुस की राजनीति जो है ना, दैट इज यस नाउ ओपन फॉर डिबेट। There is one chief minister who talks about, who is accused of vote bank politics. He claims he never played for vote bank politics. He has won because he treated everybody as a Gujarati, isn't it? And there is Farooq Saab, who says in the beginning, we talk about Hindu, Muslim, विश्व का हिंदू है, विश्व का अल्लाह है. दिग्विजय सिंह जी spoke about inclusive and exclusive growth. फारूक साहब बताइए, जो मोदी साहब ने कहा, पहले एक सवाल का जवाब मैं तीनों से एक एक सेंटेंस में लूंगा. मोदी साहब आपसे भी, इनसे भी, वो सेटल हो जाए डिबेट कि पॉलिटिशियन आज भी डू दे प्ले इनटू वोट बैंक पॉलिटिक्स और नॉट? यस और नो? यस. यस. दिग्विजय सिंह? Yes, that is what we say. So there is unanimity among three chief ministers representing three different political opinions that they do vote for politics. Now let us come back to the situation. Not They admit. Politicians vote bank में है कि नहीं, इतना नहीं हमने कहा. No, but you can't put the blame on us. No, the question is. One second.
Now you're getting into nuances. Let me come. I will come back to you. You don't put words in our mouth. No. Then if you are leaders of the party, he is the president of his own party. Kisan is the president. Now he's running the party. You are general secretary of a party which rules the country. He is the future prime minister of the project. If they say we don't play low politics, but politics is there, which is vote banks. I don't know who will decide that future. That's a different issue altogether. But you are a responsible leader, and I think you have a voice in your own party. That's the assumption I'm presuming. Anyway, let's go back to the question, Farooq. Tell us, you will agree with him that if you perform, you don't need vote banks. If it was true, I would say yes, but it's not 100% true. You can do all the development you want, and if somebody comes and says, oh, so-and-so is in danger, that community is in danger, and if that leader comes with all those religious people, it does sway people. Let me be very frank and honest. It does sway people, and people do go that way. Therefore, whereas development plays a part, honest politician does play a part, but the wave does change, and you know as the swing is, a little swing this side can take the results the other way around. Raja, do you agree with Modi Sahab that it's... No, I certainly don't agree. The point is, development is definitely an issue. This is what Hitler also said when he rose to power. But the point is, development for whom? Until and unless you involve every section of the society, it doesn't mean anything to every section of the society. Only one question to Modi ji: how many tickets did you give to Muslims in Gujarat? Yeah. How many? How many tickets BJP gave to the Muslims in Gujarat, which constitute about more than 10%? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितने टिकट दी। मेरी पार्टी में आज भी तहसील पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद, सारे में मुसलमान मेरे यहां मेंबर है और जीत करके आए हैं। मैंने पूछा अब मैं आपको पूछता हूं, गुजरात में किसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी। No, more than that. Only 4. And again, Only 4 tickets. Why? I've only asked you one question. क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका अरिथमेटिक बैठता नहीं है। आपको 17 से 4 क्यों जाना पड़ा भाई? ये नंबर आपका सही नहीं है. It was much more. The point I'm trying to make is, don't the Muslims live in your state? Can't they represent in the Vidhan Sabha or in the Parliament? अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे, बैठेंगे। मेरी असेंबली में आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं। आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं। पर वो चारों कांग्रेस पार्टी के ना? इस पार्टी के हैं, मेरे राज्य के हैं भाई। This is what I'm saying is the politics of exclusion. मेरे राज्य के हैं। कैसे एक्सक्लूसिव? आज अभी देखिए, आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमानों को टिकट? इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दे रहे हो, इसके आधार पर तय होगा क्या? ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, वाई इंडियन मुस्लिम, वाई इंडियन मुस्लिम। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएगी क्या? फारूक साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए।
तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। अरे मैं और सारी पुलिस इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो, तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। ये मुंह में उंगली डालने वाली बात नहीं है। बात यह है कि वहां की पुलिस जो थी वो क्या कर रही थी, वो तो सर्वे थे। Anyway, That is on record. I think you I have to think answer next this time, sir, question. As a when you have to moderator- ask for any, please ask me. I will send battalions as well. But do you agree with this question? Kashmir is not bordering Gujarat. No, Farooq Sahab, you have to be the last word on this. Narendra Bhai is raising the question here. Let us settle this question for our audience, that there should be ticket distribution on the basis of religion, caste or not. Is that not good? Let's be very frank about one thing. Every political party wants to win. So they want to see who has got the chances of winning. There is no question of Hindu, Muslim and Sikh. It's the question of, if he is going to win, we'll put him up. If he is not going to win, we're not going to waste our money on him, you see. So that is the truth about it. So he couldn't find any Muslim that could win with the atmosphere there. And I'm sure he couldn't find any Sikh, because Sikhs are such a small minority, minuscule probably in Gujarat, that they can't win. Unless Modi Sahab or L.K. Advani ji or Mrs. Sonia Gandhi and them, they support him with all the fanfare of the Congress, then he has the chance of winning. Then he has absolute chance of winning. क्योंकि जी लोग आपके लफ्ज पे जाते हैं, नहीं तो वो क्या, वो अपने आप से जीत के आए हैं क्या? उनको तो आपने जिताया है। अगर आप चाहते तो आप दूसरों को भी जिता सकते थे। Let's मगर go वो to नहीं the है। audience now. I think anybody first question. I can see so many hands. Yeah, please. You introduce yourself. Mic is there. My name is Bobby Seigel. My question is to Farooq Saab, because he gave a very emotive speech. This morning, all the business leaders asked Mukesh Ambani, how can industry, what advice would he give industry that politicians trust them? My question is, can politicians trust each other? Can you answer this question, sir? Do the Do politicians? the politicians trust each other? Do you trust each other sitting here on the dais? Politicians trust each other while your money is continuously coming to us. We shall keep on trusting each other so long as you give us equally. But if you don't give us equally, we will not trust each other. My question adds on then, how do we put an end to this? Pardon me? How do we put an end to this nexus between How do you politics put an and end to this business, kind of? where business asks for the trust of politicians and politicians I think so-called we have to trust you and you have to trust us. That is, trust begets trust. That is something very important. If I have malice inside and my mouth speaks something different that is not inside, then there is no trust. So I have to be clear here. As a doctor, I have to be clear here. There's nothing here. It's only pump that beats. So I have to be clear here. And what I say, I have to be honest in what I'm saying. And that is why I say, the politicians need the industrialists, and industrialists needs the politician. So we have to have a damn good linkage, otherwise you will also sink, and we will also sink with you. Thank you, sir. That was the reason to provoke this question. Thank you. So this is an nexus he's admitting in public that we thought there was a nexus, but he's admitting, so I can leave it there. Any other question, please? I saw some hands. Yeah, yeah. Go, piche. Shivinder Singh from Fortis Healthcare. The question is to the panel. We talked about whether development gets votes or development doesn't get votes. I don't think it's a question that you can answer for the whole country. Mr. Modi is talking about what his experience is in Gujarat. Mr. Digvijay is talking about his experience in MP. How do you compare what's happened in Bihar for the last 20 years and the ruling party coming back time and again versus what your experiences have been?
as far as I am to answer that question, Bihar, before its division, is a very rich mineral state. I went to Bihar during election time and I saw the state Bihar was in. I must confess, not now, but in the past, there has been misgovernance in Bihar. There is no doubt about it. And whoever is responsible, we all politicians are responsible, whether in center or state. We're all equally responsible for what happened. And I think what I would leave you with, as far as I'm concerned, I think it is responsibility of all senior leaders that are here, that we should make efforts that the future generation must be taught the right ways of running this country and running the parties. And that is what I say to these two large parties that really control India in a very big way, that it's high time they start having real leaders in the states, rather than pulling leaders down because they disagree on some points. What we need is building leadership that can stand up and say, no, this is wrong. Farooq, I will ask a question to both of you, because both of you... Why lost- both of us? You should ask him. He's very important. He'll get it, don't worry. He'll get it. But question I'm asking you, both of you, because then it comes to him automatically. That why both of you lost? Because he did a very good job. All the parameters, social parameters are up, and he was the chief inspector. Right? And you are the most charismatic leader and performing there as well. So I'm saying you are happy. Good luck. I lost on two factors. One, because I openly opposed what Pakistan was doing in my state. One. Two, I lost because I introduced POTA. And I'm sorry to say, my friend here, his party, and all the others used that in a very big way to beat me. I passed POTA in my state, sir, when Centre hadn't done it. Why? Because I wanted to crush terrorism with as hard a force as possible. And that was my loss. Had I played it like the politicians play, oh, everything is all right, don't tell them ye kidhar se aa raha hai, wo terrorist kya hai, wo ye hai, wo hai. And then, on top of it, they will forgive me, because they were in power in Delhi. If Farooq Abdullah would not lose, they could not tell the world that we have had a fair and a straightforward election. Farooq Abdullah had to lose to give credibility to that election. I hope now they won't do that this time. In one small... Well, basically, 10 years anti-incumbency is something which is very difficult to defeat. Naren Bhai has got only 6 years of anti-incumbency last election. Let us see what he does in the 11th year of anti-incumbency. Number one. Number two, I pushed the agenda for the Dalits, the scheduled caste, scheduled tribes, rather too strongly. Number three, I took a very strong action, very strong steps to reduce the non-plan expenditure, so the employees went against. Now coming back to you. देखिए तो बीजेपी का Let me ask. 17 इयर्स से हम गुजरात में पावर में है 17 इयर्स जैसे 18th ईयर Okay. तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर 17 इयर्स का तो बहुत होता है Yeah. There was because they broke the party. Then 17 years. Yeah, Shankar Singh Waghela then defected. Then after that, in fact, they won 4 elections. That's true. But there is a perception over there. How you disbelieve that, disprove that if the Maut Ka Saudagar question was not raised, probably you would not have won. That's the perception in the rest of India's mind, that development became an issue earlier, but later on you gave that issue up and went for this kind of a... देखिए आपके जितने पोल प्रिडिक्शन के सर्वे आए हैं इन अक्टूबर 2007 इलेक्शन हुआ दिसंबर 2007 अक्टूबर के सारे प्रिडिक्शन इंक्लूडिंग मेरे जो पिछले 5 साल से मेरे कान जिनकी रोजी रोटी चलती है गाली दे करके उनके प्रिडिक्शन भी ये कहते थे कि गुजरात में बीजेपी 110 से ज्यादा लेगी सबके प्रिडिक्शन थे और कभी किसी ने ये नहीं कहा था गुजरात में बीजेपी हार
और इसलिए किसी एक वाक्य के कारण जनमन बदल गया और मुझे वोट मिल गया, तो मित्रों हिंदुस्तान के हर इलेक्शन में ऐसा एक आध शब्द उछल जाता है, तो कहीं चुनाव की हुआ नहीं है। लेकिन चूंकि गुजरात को झूठे आरोप लगा करके इतना बदनाम किया गया है, और जब डेवलपमेंट के प्लैंक पर वो जीत करके आता है, वो विरोधी लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि फलाने कारण जीत गए, वरना तो हारना तय था। ये जो पिछले 6 साल से लगातार एक जो तूफान चलाया गया है, उनको एक सहारा मिल गया है बचने के लिए कि हाँ यार ये न बोलते तो मोदी का बनना तय था। तो ये शायद उनके काम आया है, मेरे काम नहीं आया है। मोदी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जरूर पूछिए। मुझे ये बताइए, वाजपेयी जी की सरकार, जिसने पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा किया, दुनिया में रिश्ता अच्छा करना, अमेरिकनों के साथ भी रिश्ता अच्छा किया, और डेवलपमेंट में पीछे नहीं रहे। ये आप नहीं कह सकते डेवलपमेंट में पीछे रहे। क्या वजह है? अगर हम ये डेवलपमेंट वगैरह कहते हैं कि वही हमें जिताता है, क्या वजह है कि आपकी पार्टी में लोगों को ये था कि हम 274 सीटें तो वैसे ही ले आएंगे? क्या हुआ कि आप लोग वो नहीं ला सके? मुझे ईमानदारी से बोलिए, व्हाट हैपेंड? मुझे लगता है कि मैं आज उसका एनालिसिस करूंगा उचित नहीं होगा, और इसलिए मैं अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित रहता हूं। मेरे गुजरात के बाहर इधर उधर मुंडी नहीं लग जाता हूं। जनरल सेक्रेटरी थे उस समय मैं 2004 में ही हुआ था चीफ मिनिस्टर। मैं फारूक साहब के साथ काम करता था, वो बताते रहिए। आप कश्मीर में थे मेरे साथ। मैं जम्मू कश्मीर में मेरी पार्टी का इंचार्ज था, और काफी पूरा उनका कार्यकाल में आई वाज हिज असिस्टेंट इन अ वे। No, but obviously, dodging the issue, the question was asked that why did his party lose when they were doing so well? And obviously, he can't comment on the current leadership, isn't it? It's the escapist, Mr. Modi, which I never expected that. But the question is, again coming back to you, Mr. Modi, if your statistics are right, and I don't have any reason not to believe them, that your agriculture is developing at 12%, you've got everything in place, but why the rest of India still hates you according to what appears in the newspaper? I'm not saying yes or no, but what is that perception? Why this Modi's image is that of a so-called monster? आपके इंडिया टुडे पर अगर मैं भरोसा करूं, तो आपका सर्वे हेट नहीं कर रहा है। आपका सर्वे रिपोर्ट हेट नहीं कर रहा है, प्रेम कर रहा है। पूरे देश का आपका वोटिंग जो है, इंडिया टुडे सच जो मोदी को प्रेज कर रहा है। अब आप इंडिया टुडे की बात मान करके अपने इन वर्जन को वापिस करो और नए तरीके सोचना शुरू करो। मतलब आप बाकी मीडिया पर विश्वास नहीं करते? Do you believe the rest of the media or we publish आज opinion इंडिया polls? टुडे के फोरम में हूं, तो मुझे लगता है इंडिया टुडे को कोट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। Opinion polls are conducted, which is faithfully reported. आप उस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं. Is there something wrong in the personality of भैया Modi? मेरे को देखिए, एक आप लोग जो 4 से 10 12 लोग लिखते रहते हो, बोलते रहते हो, अब उनको जीवन भर रहना है। एक आपने खुद ने जनता में सर्वे किया है, जो जनता की आवाज है वो ये है। तो मैं मानता हूं कि अब जो 4 से लोग बोलते हैं, लिखते हैं, माइनॉरिटी में आपका कहना मतलब वो? नहीं, वो अपना देखिए, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपने जवाब दिया। आपको पद्मश्री मिल जाता है तो क्या बुरा है? अगर गाली देने से पद्मश्री मिलता है तो बुरा क्या है? तो आप कमाइए ना। आपसे रोज मेरे कारण आपका भला हो रहा है तो मेरा नुकसान क्या है भाई? ठीक है। There's a gentleman who wants to ask a question there. या डेवलपमेंट है वो भी आपकी तरफ से? या वो पीछे कहाँ पीछे है आपके? आपके पास है? Yes, you got it. This is Vishal Chawla. I have a comment and a question. Comment from Mr. Digvijay Singh. Just now, Mr. Narendra Modi said that when such a committee came in and asked what you did for Muslims, what you did for Hindu, and you responded, I just worry about what I did for Gujarat. And in turn, Mr. Digvijay Singh goes back and asks the question, how many Muslims you make and how many Muslims were allowed to get a ticket and stand in the election. That's like an oxymoron to basically the same statement that vote bank politics exactly start from this point of view. My question is to Mr. Narendra Modi that I totally believe in
the development makes a difference. Since morning, we have heard from every kind of leader, Mukesh Ambani, Mr. Mittal, that the talent and the performance defines who you are and how we are going to get to the 21st century. You just said the same thing. However, two other of your colleagues differ from it. Why is that? And how we can change that? Thank you. और कैसे बदलेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन शायद हालात सबको बदलेंगे। और मैं हालात देख रहा हूं, जिस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एरा में हम हैं, हम एक आइसोलेटेड दुनिया में नहीं रह सकते। और तब जाकर के हमने, अब देखिए मेरा राज्य में मैं एक काम कर रहा हूं इन दिनों, शायद एशिया में आई बी द फर्स्ट इन द कंट्री। मैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मेरे सभी गांवों को दे रहा हूं। मैं उसमें बड़ा पागल की तरह लगा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे अगर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन देना है, मेरे गांव को मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, तो आई हैव टू डू दिस। और मैं लगा हूं उसमें। अब मुझे समझ है कि भाई आने वाले दिनों में ये चीजें काम करने वाली है। तो हो सकता है औरों को भी लगेगा कभी कि भाई ये कोई रास्ता है जिससे कुछ बदल आएगा। अगर हम देखिए रेलवे को क्रॉस करते हैं, रेलवे स्टेशन पे तो लिखा होता है कि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। मैं समझता हूं, मैं उससे बचना चाहता हूं। और मित्रों, मैं मानता हूं कि हमें लोग सरकार में अगला चुनाव जिताने के लिए नहीं बिठाते हैं। लोग हमें सरकार में बिठाते हैं उन 5 साल के भीतर उनके हालात में सुधार लाने के लिए। और मुझे अगले चुनाव पे मेरा ध्यान पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और शायद यही मेरा कमिटमेंट है जो मुझे औरों से अलग करता है। So you are not in politics for elections anyway. Yeah, please.